लिखो बेटा, फिर लिखो टाइप्स ऑफ पार्टनर। Affair of the business of the partners. Required to issue a public notice at time to retirement. At time retirement. Personally liable to third party लिखो बेटा। Sleeping who does not participate affair of business, no required to issue a public notice at time of retirement. Also personally liable to third party. बेटा अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे। तीसरा लिखो, नॉमिनल पार्टनर। A partner who enter into the partnership
as a name sake and who a number does not contributes capital amount not having share profit but he will be also personally liable in case of फॉर्म। लिखो बेटा, पर्पस to lend his name to firm to create गुडविल। बेटा लिखो, फिर हम आपको अच्छी तरह समझाते। लिखिए बेटा, लिखिए बेटे। बेटा बोलना स्टार्ट करें बच्चे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है जरा देखो, टाइप्स ऑफ पार्टनर। बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करें बेटा, देखो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा पार्टनर दे रखा है? एक्टिव पार्टनर। बेटा एक्टिव पार्टनर के अंदर हमें तीन बातें याद रखनी है बच्चे। पहला है हु पार्टिसिपेट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, मतलब ऐसा बंदा जो बिजनेस में पार्टनरशिप के बिजनेस को पार्टिसिपेट करता है, मतलब डे टू डे बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करता है, पहली बात। दूसरी बात है रिक्वायर्ड टू इशू ए पब्लिक नोटिस एट द टाइम टू रिटायरमेंट, राइट ना, एट द टाइम टू हिज रिटायरमेंट या टू रिटायरमेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जिस समय वो रिटायरमेंट लेता है उस समय उसे पब्लिक नोटिस इशू करना होता है। अब आप बोलेंगे कि सर पब्लिक नोटिस का पहले तो मतलब बताओ। बेटा पब्लिक नोटिस का मतलब ये हुआ कि उसे, हाँ नहीं, पब्लिक नोटिस का मतलब ये हुआ कि हमें दो ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल न्यूज़पेपर, मतलब ऑफिशियल न्यूज़पेपर का मतलब जहाँ पे पार्टनरशिप सिचुएटेड है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर, ये दो न्यूज़पेपर में आपको ऑफिशियल गजट में वो चीज़ क्या करनी होती है बेटा? पब्लिश करानी होती है ना, जिससे कि लोग जान सके कि भाई ये बंदा था, फर्म का पार्टनर था और अब ये छोड़ के जा रहा है।
इससे क्या होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब बाद में इफ कुछ भी धोखाधड़ी करेगी, अदर पार्टनर करते हैं, तो उसके लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग करते हैं। राइट, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी। पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी का मतलब क्या हुआ, जरा बताओ बेटा। अरे नहीं बेटा, पर्सनली लाइबल का मतलब यह हुआ कि जो एक्टिव पार्टनर होता है, जैसे लेट सपोज ए बी, दो लोग पार्टनर हैं फर्म के अंदर, और इस बिजनेस में लेट सपोज हैवी लॉस हो गया, हैवी लॉस हो गया, और लॉस होने की वजह से इन्हें बिजनेस को क्या करना पड़ा बेटा, डिसॉल्व करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और इसके पास एसेट्स कितने की है, 50 लाख की, और लायबिलिटी कितनी है, 60 लाख रुपए की। तो डेफिसिट जो बैलेंस ये 10 लाख बचा, इस 10 लाख के लिए ए और बी क्या होंगे, लायबल। ये इस लाइन का मतलब हुआ। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, जरा देखो बेटा, डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर, ये क्या होता है। इसके अंदर भी वही तीन बातें, ऐसा बंदा जो पार्टिसिपेट नहीं करता फर्म के बिजनेस को, राइट। दूसरा है नो रिक्वायर्ड टू इशू ए पब्लिक नोटिस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखो बेटा, इसे रिटायरमेंट के समय पब्लिक नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं होती। जरा बताओ क्यों नहीं होती, लॉजिकली। इसलिए क्योंकि क्योंकि उसने तो पैसा लगाया है, वो फर्म के बिहाफ में कोई लेन देन तो कर नहीं रहा है। और जरा सोचो बेटा, जब लेन देन कर नहीं रहा है तो वो रिटायरमेंट के बाद क्या फ्रॉड कर लेगा। तो इसलिए स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर। चलिए बेटा, ये बात भी हमने समझ ली। नेक्स्ट लिखा है ऑल्सो पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी। मतलब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्या स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर भी थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है। आंसर यस। मतलब वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता। मेरा कहने का मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म है, इधर देखो बेटा, 3 पार्टनर हैं। अब जो सी पार्टनर है ये एज्यूम करते हैं स्लीपिंग पार्टनर है, और ए बी ने क्या किया, बिजनेस के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि पार्टनरशिप का हैवी लॉस हो गया। और किस लॉस हो गया, हैवी लॉस क्यों हुआ, रीजन ए और बी के कोई रॉन्ग डिसीजन की वजह से। मतलब ए बी ने कोई भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ से कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन उल्टा पड़ गया, जिससे फर्म का हैवी लॉस हो गया। अब इस लॉस के लिए ए बी ने बोला सी को कि भाई हम अपना शेयर दीजिए। सी ने अपना शेयर देने से मना कर दिया, बोला कि भाई आप लोग के गलत डिसीजन की वजह से लॉस हुआ है, मैं क्यों बियर करूं। उसने देने से मना कर दिया। अब आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ यहां पे क्या जो सी ने स्टेटमेंट दिया है इज दैट करेक्ट। बोलो बेटा क्यों। हाँ, अरे भाई ए बी ने बेटा गलत डिसीजन दिया है, गलत डिसीजन लिया है जिसकी वजह से लॉस हुआ, इसके लिए बोलो। इसलिए क्योंकि आप बोलो कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन होता है, कैरिड ऑन बिजनेस बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब सब लोग काम करें या सबके बिहाफ में कोई अकेला काम करे। ड्यूरिंग द कोर्स बिजनेस में प्रॉफिट हुआ सब लेंगे, लॉस हुआ सब माइंड। मतलब यहां पे सी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि भाई आप लोग के गलत डिसीजन की वजह से लॉस हुआ है इसलिए आप लाइबल हो। कौन लाइबल होगा बेटा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अब बात करते हैं हम लोग नॉमिनल पार्टनर। अब हम नॉमिनल की बात करें तो बेटा नॉमिनल पार्टनर में 4-5 बातें इधर देखिए। ए पार्टनर हु इंटर इनटू पार्टनरशिप एज ए नेम सेक। मतलब ऐसा फर्म का पार्टनर जो फर्म के अंदर एज ए
नेम सेक के लिए इंटर्ड होता है, मतलब नाम मात्र के लिए, जिसका नाम फर्म यूज करेगी, इसका मतलब ये हुआ। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा पर्सन, ऐसा पार्टनर जिसने अपना नाम फर्म को यूज करने के लिए दे रखा है। क्या कर रखा है? फर्म को यूज करने के लिए दे रखा है, मतलब यस, जिससे फर्म की गुडविल बढ़ जाए। ओके बेटा, तो ऐसे पर्सन पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल। आगे क्या लिखा है? एंड हु डज नॉट कंट्रीब्यूट द, अच्छा, और जो नॉमिनल पार्टनर होता है बेटा, वो फर्म के अंदर कैपिटल नहीं लगाता, पहली बात। नॉट हैविंग शेयर प्रॉफिट, उसका शेयर प्रॉफिट भी नहीं होता है। बट ही विल बी ऑल्सो पर्सनली लाइबल इन केस ऑफ, अब जरा बताओ बेटा, ये सही है गलत है? क्यों? तो बेटा ये तो बेचारे ने नहीं पैसा लगाया है बिजनेस में, नहीं से प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं ये पार्टिसिपेट करता है कुछ, किसी तरह का काम नहीं, केवल इसने अपना नाम दिया यूज करने के लिए। इसलिए क्योंकि यस, उसने नाम दिया है जिस नेम को लोग जान करके डील कर रहे हैं, इसलिए वो भी पर्सनली लाइबल होगा। इधर देखो बेटा, पर्सनली का मतलब ये नहीं है, पर्सनली में अभी शायद समझ नहीं पाए। जैसे आप लोग बताओ, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, अब उसके अंदर एक्स वाई जेड, ये क्या है बेटा? नॉमिनल पार्टनर है। ओके बेटा, और एक्स वाई ये नॉर्मल पार्टनर है। अब क्या हुआ? फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ओके, इनके गलत डिसीजन से लॉस हो गया। अब ऐसे केस में फर्म के अंदर टोटल एसेट जो है वो 20 लाख रुपए की है, और लाइबिलिटी जो है वो 70 लाख रुपए की है। डेफिसिट बैलेंस कितना आ गया बेटा? 50 लाख। अच्छा, अब ये बताओ, इस 50 लाख रुपए को पेमेंट के लिए कैसे? जैसे इनका एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 1:1 है। अच्छा, और एक्स और वाई का पर्सनल एसेट्स दोनों की मिला करके लेट सपोज 40 लाख है। अब आप बताओ बेटा, प्रोसेस कितना, यहां पे जेड कितने अमाउंट के लिए लाइबल होगा? यस, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, जो डेप्ट है उस डेप्ट को उस पार्टनर की पर्सनल एसेट से एडजस्ट करेंगे, जो नॉर्मल पर एग्जिस्टिंग, उससे करेंगे, इससे करेंगे पहले, हाँ, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर जेड को। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 3 पार्टनर बताए, अब चौथा लिखो बेटा। चौथा लिखो बेटा, इनकमिंग पार्टनर। पार्टनरशिप विथ consent of all partner. Shall not be liable for firm pre-debt
फिर लिखो बेटा आउटगोइंग पार्टनर। आउट गोइंग पार्टनर means a partner who leaves the firm and all other partner to be continue the business। partner the partner who leave the firm shall be deemed as a outgoing partner। लिखो बेटा required to issue public notice except death of partner। लिखो बेटा बोले बेटा समझ आगे बढ़े। देखो बच्चे अब हम लोग ने क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इनकमिंग पार्टनर। बेटा इनकमिंग पार्टनर में हमने दो बातें लिखी हैं। पहली बात लिखी है कि इनकमिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो विथ कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर से कंसेंट लेके इंटर्ड होता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे। आगे लिखा है इनकमिंग पार्टनर शैल नॉट बी लाइबल फॉर फर्म प्री डेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यस जिस डेट में उसका एडमिशन हुआ उस डेट के पहले का इफ कोई भी लाइबिलिटी है तो उस लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, आउटगोइंग पार्टनर। बेटा इसमें तीन बातें लिखी हैं। देखो यहां पे लिखा है कि आउटगोइंग पार्टनर मींस ए पार्टनर हु लीव द फर्म, जो कि फर्म को छोड़ देता है, एंड ऑल अदर पार्टनर टू बी कंटिन्यू द बिजनेस, और अदर पार्टनर बिजनेस को क्या रखें बेटा, कंटिन्यू रखें, है ना। तो द पार्टनर लीव द फर्म, हु लीव द फर्म, सॉरी द पार्टनर हु लीव द फर्म, मतलब जो पार्टनर जो कि क्या करता है, फर्म को लीव करता है, शैल बी डीम्ड एज ए, क्या बोलेंगे बेटा, आउटगोइंग पार्टनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू इशू पब्लिक नोटिस एक्सेप्ट डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब जनरली आउटगोइंग पार्टनर के अंदर रिटायर भी आता है
और डेथ भी आता है ना बेटा। तो ऐसे केस में, डेथ के केस में पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, बाकी रिटायरमेंट का केस है तो पब्लिक नोटिस इशू किया जाएगा। चलिए बेटा, ये बात भी हमने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी में टाइप्स ऑफ पार्टनर, अब जो पढ़ा रहे हैं बेटा वो बुक में दूसरे यूनिट में दिया होगा, तो हम यही बता दे रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो आप लिखिए सेक्शन 28, इसी में, मतलब कौन सा पॉइंट था ये, 5वां था, छठा था? छठा लिखो बेटा। लिखो बेटा। when an existing partner represent to a person as a partner to third party and person become silent at that time and third party deals with person as a good faith. Good faith. In case person shall be deemed as a holding out पार्टनर। दूसरी बात, firm shall not be liable for holding out partner to third party। लिखो बेटा, टू थर्ड पार्टी। बोले, देखिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग सेक्शन 28 में क्या लिखा है, इस टॉप पे लिया होल्डिंग आउट पार्टनर। बेटा समझ लो, इसमें लिखा है कि व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब कोई भी फर्म का एक्चुअल पार्टनर रिप्रेजेंट टू ए पर्सन, मतलब किसी पर्सन को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एज ए पार्टनर। एज ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एज ए पार्टनर टू थर्ड पार्टी। किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पार्टी को। ओके, एंड
पर्सन बिकम साइलेंट एट दैट टाइम, जिस बंदे को रिप्रेजेंट किया जाए वो बंदा उस समय साइलेंस हो जाए, साइलेंट हो जाए, वो ये ना बोले कि आप हम तो पार्टनर हैं नहीं, हमें क्यों बोल रहे हो आप, साइलेंट हो जाए। तो यहां लिखा है एंड थर्ड पार्टी डील विद द पर्सन एज ए गुड फेथ, और थर्ड पार्टी को पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ ये पार्टनर है और उससे वो डील कर ले। तो इन केस पर्सन शैल बी डीम्ड एज ए, क्या लिखा है बेटा, होल्डिंग आउट, उसी बंदे को हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग आउट पार्टनर, राइट। जैसे मेरा कहने का मतलब ये बच्चा है, अब ये बच्चा किसी दूसरे के साथ एज ए पार्टनर है, आप इसके दोस्त थे, अब मैं सप्लायर हूं, ये बच्चा आपको लेके आया और ये बता दिया कि आप भी फर्म के क्या हैं, पार्टनर हैं, और हम आपकी गुडविल, आपके फेम को जानते थे, राइट ना। और उस समय जब इन्होंने बोला कि ये भी फर्म के पार्टनर हैं, तो आप उस समय क्या हो गए, साइलेंस, हमें विश्वास हो गया कि भाई आप भी पार्टनर हो, और 1 लाख रुपए का गुड्स उधार मांगा इन्होंने, हमने उठा करके दे दिया। अब बाद में फर्म देने से उसको पैसा मना कर दिया, क्योंकि फर्म तो लिए ही नहीं था, यहां 2 लोग मिलकर घपला कर रहे थे। तो इस डेप्ट के 1 लाख रुपए के लिए फर्म बाउंड नहीं होगी, मतलब जो दूसरा पार्टनर वो बाउंड नहीं होगा, आप दोनों लोग बाउंड हो, मतलब उसके लिए फर्म बाउंड नहीं होगी। क्या बताया बेटा हमने भी, स्टॉपल पार्टनर का मतलब, लो, स्टॉपल पार्टनर का मतलब ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो फर्म का एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, बट वो किसी पर्सन, देखो जैसे इधर देखिए बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ए बी सी 3 पार्टनर है, राइट। अब ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी जो है वो क्या हो चुका है बेटा, रिटायर्ड हो चुका है, रिटायर्ड हो चुका है, और पब्लिक नोटिस इशू भी हो चुका है, और क्या हो चुका है बेटा, पब्लिक नोटिस इशू भी हो चुका है, राइट ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि एक क्या था, एग्जीबिशन था, कोई भी राइट ना, एग्जीबिशन था कोई भी, जैसे वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं बेटा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। अब वहां पे ये तीनों लोग गए और वहां पे एक मिस्टर जेड थे, समझते जाओ, मिस्टर जेड के सामने मिस्टर बी ने रिप्रेजेंट कर दिया, मिस्टर जे को रिप्रेजेंट कर दिया कि क्या है बेटा, मिस्टर जे को रिप्रेजेंट कर दिया कि सी भी हमारे फर्म का क्या है बेटा, पार्टनर है, समझ गए। जबकि सी क्या हो चुका है, रिटायर्ड, और उस समय सी क्या हो गया, साइलेंस। अब आफ्टर दैट क्या हुआ कि जेड ने पी को 5 लाख रुपए का क्या कर दिया, गुड सोल्ड कर दिया ऑन क्रेडिट पे, क्रेडिट बेच दिया। अब ये लोग इफ पैसा पेमेंट देने में फेल्ड हो जाए, जैसे ये लोग ए और बी जो है, इन्होंने क्या किया, पेमेंट देने में क्या हो गए बेटा, पेमेंट में फेल्ड हो गए, पेमेंट में राइट ना, सॉरी, फेल्ड टू मेक द पेमेंट, पेमेंट करने में क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। अब एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि बताइए यहां पे जो जेड है वो किसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, मतलब ए बी सी तीनों के अगेंस्ट पैसा क्लेम करके रिकवर कर सकता है या केवल ए बी, बोलो बेटा, तीनों के अगेंस्ट करेंगे। देखो पढ़ो, वहां पर हमने बताया था कि जो लोग ने प्रेजेंट किया और जिसको प्रेजेंट किया, समझ गए ना बेटा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये समझ लेते हैं, जैसे ये लोग किसी एग्जीबिशन में गए और वहां पे ए ने जो कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड, वो कार्ड में तीनों पार्टनर का नाम लिखा हुआ था, समझ गए, और वो पुराना कार्ड दे दिया जिसमें सी का भी नाम लिखा था, और उसने देखा कार्ड को, देख करके रख लिया, और वो सी समझकर गुड्स उसने डिलीवर कर दिया। अब वही सिचुएशन के गुड्स का पेमेंट नहीं हुआ, बताओ कौन लाइबल होगा, तीनों लोग लाइबल हो। क्यों, क्योंकि यहां पे कौन सी बात आ गई, जरा बताओ बेटा, होल्डिंग आउट पार्टनर, क्लियर। अच्छा बेटा, अब हम एक बात बताना चाह रहे हैं,
आपकी कॉपी में देखो हमने दो वर्ड यूज किया, स्टॉपेल और क्या वर्ड यूज किया है बेटा, होल्डिंग आउट। दोनों में वैसे आपके बुक में लिखा हुआ है कि दोनों का मतलब सेम होता है, बट ऐसा नहीं है, इफेक्ट सेम होता है। देखो बेटा दोनों में क्या फर्क है। अभी जो हमने मीनिंग बताया वो मीनिंग किसका था बेटा, होल्डिंग आउट। होल्डिंग में क्या होता है, जो एक्चुअल पार्टनर है वो किसी पर्सन को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करता है, समझ गए। लेकिन स्टॉपेल में क्या होता है, स्टॉपेल में कोई पर्सन अपने आप को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल पार्टनर, इन प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल पार्टनर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे आप पार्टनर नहीं थे, इनके साथ आए और आप अपने आकर के हमें बोलते हो कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं, और ये साइलेंस रहते हैं उस समय, और मैं आप पे विश्वास कर लेता हूं क्योंकि ये साइलेंस थे, तो यहां पे आप जो पार्टनर माने जाओगे दैट विल बी स्टॉपेल पार्टनर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। स्टॉपेल में पर्सन रिप्रेजेंट करता है और होल्डिंग आउट में यस। एक बार पढ़ो बेटा, अब हम आपसे पूछते हैं, पूरा पढ़िए, अभी 6 पॉइंट बताए हमने आपको, पूरा पढ़िए फटाफट। अब क्वेश्चन पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे, पूरा पढ़िए 6 बातें। हाँ बेटा, आप बताओ। हाँ उनसे भी पूछेंगे, पढ़ो फटाफट पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो होगा तो क्यों नहीं लेगा। हाँ जी बेटा,
इंटरेस्ट क्यों लेगा, प्रॉफिट क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा बताओ ना, वो तो बेवकूफ है ना फिर। नहीं बेटा वो तो बेवकूफ़ी हो गई ना, प्रॉफिट नहीं लोगे केवल इंटरेस्ट लोगे, तब तो आपका कोई रिलेशन वो म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। फिर नहीं नहीं तो पार्ट कैसे, तब तो कोई, वो तो जस्ट लाइक इन्वेस्टर हो गया ना फिर। ये तो वही आ गया ना, आप बैल मेरे कुल्हाड़ी, क्या बोलते हैं, आप बैल मेरे मार मार, वही वाली बात हो गई ना बेटा। आप पैसा भी लगाओगे और कुछ प्रॉफिट नहीं लोगे तो फिर बेवकूफ़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन अभी हमने क्या बताया बेटा 28। अब लिखे सेक्शन 29, फिर क्वेश्चन बताते हैं बेटा, बुक भी लाया करो आप लोग, क्वेश्चन कैसे कराएंगे। हाँ कोई एक ले आओ, कोई जरूरी नहीं है। फोन से हम क्या करेंगे बेटा, कह रहे देखो तुम लाया करो अनूप, लिखो बेटा। सब पार्टनर, मीनिंग, हाँ ये अलग से यूनिट 2 में दे रखे हैं ये टाइप्स ऑफ, हाँ सेक्शन वाले हैं अलग से दे रखे हैं। तो ऐसे लिख लो बेटा, सॉरी। ट्रांसफर्ड डैश पार्टली शेयर हैज बीन ट्रांसफर्ड, हाँ पार्टली है बेटा ये। लिखो बेटा,
मॉर्गेज, प्लेस और चार्ज। हाँ, टू बी इन फोर्स when partnership has been dissolved and which are as under। पहला, right to claim property right to claim closing या बैलेंस। right to claim balance of profit। नेक्स्ट है not right of सब पार्टनर। पहला बेटा अभी हम अच्छी तरह बताएंगे। राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू एक्सेस, राइट टू एक्सेस
हेलो, हाँ बेटा देखो, बोले, देखिए बेटा अब नेक्स्ट लिखो, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट right to retain copy of account लिखो बेटा, फिर समझाते हैं। अरे भाई लिख लो, लिख लिया बहुत तेजी से। अनूप लिख रहा है बच्चा कि नहीं? लिख लिया है, बहुत तेजी लिख रहा है, क्या बात है। चलिए बेटा बोलना स्टार्ट करें। देखिए ये हमने सब पार्टनर अभी नहीं बताया ना बेटा आप लोग को। चलिए इधर देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब पार्टनर। बच्चे सब पार्टनर की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहले चार्ट वाइज समझ लो। सब पार्टनर का मतलब होता है कि जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, ओके बेटा, सब पार्टनर का मतलब ये हुआ कि जब फर्म का कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर का पार्टली भाग, पार्टली शेयर, ओके बेटा, किसी दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किससे सहमति लेकर के? विथ कंसेंट, विथ कंसेंट ऑफ ए। किससे कंसेंट लेकर के? ए से, राइट। मतलब जब कोई भी फर्म का एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर का कुछ भाग, जैसे 50-50 है, इसने ट्रांसफर किया है 20% शेयर, राइट। किसको ट्रांसफर कर दिया बेटा? जेड को। किससे कंसेंट लेकर के? ए से। क्योंकि पार्टनरशिप में बताया था कि अपने मर्जी से हम कोई भी काम नहीं कर सकते, राइट। अब ऐसे केस में जिसको ट्रांसफर किया है, जिसको ट्रांसफर किया है, ही विल बी कॉल्ड एज ए सब पार्टनर। इसी को हम क्या बोलेंगे? सब पार्टनर। फिर समझ लो, हमने क्या बताया कि जब कोई भी फर्म का एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर का कुछ भाग किसी दूसरे को बेच दे विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, पर्सन टू होम, मतलब जिसको उसने क्या किया है, शेयर ट्रांसफर किया है, उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? सब पार्टनर। अच्छा अब हम बात करते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर के अंदर भी तीन चीजें इंक्लूड है। ट्रांसफर का मतलब होता है बेच देना, बट ऐसा कभी कभी हम बेचते नहीं है, उसको गिरवी दे देते हैं। जैसे बच्चे ने बोला था ना, गिरवी समझते हो ना? गिरवी का मतलब है कि जैसे जेड से बी ने 3 लाख रुपए ले लिया, बोला भाई 3 लाख रुपए दो, और जब तक मैं आपको 3 लाख रुपए वापस नहीं कर पाऊंगा तब तक हमारे बिजनेस में जो हमारा शेयर होगा उसका हम 20% आपको दे दिया करेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा? प्लेज। प्लेज, ओके। या मॉर्गेज। इधर देखो बेटा, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? मॉर्गेज का मतलब ये भी होता है, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, और जबकि जो प्लेज होता है वो किसके लिए? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, या चार्ज। चार्ज का मतलब लोन ले लेना इंटरेस्ट पे, है ना बेटा? यस, समझ गए ना? ये तीनों चीज भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ट्रांसफर हो जाए, या मॉर्गेज हो जाए, या चार्ज क्रिएट कर दो, या तो प्लेज हो जाए। इधर देखो बेटा, तो इसी को हम बंदे को क्या किस नाम से जानते हैं? सब पार्टनर। पहली बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, आगे बढ़े। दूसरी बात हमने बताई इसके बाद कि जो सब पार्टनर है, देखा जाए जो सब पार्टनर है बेटा, अब आपसे यह पूछा जाएगा कि इसका अधिकार पी के अगेंस्ट क्या है? इसका अधिकार किसके अगेंस्ट क्या है? पी के अगेंस्ट, पार्टनरशिप। तो बेटा याद रखना, जब तक पार्टनरशिप का बिजनेस चलेगा, जब तक पार्टनरशिप का बिजनेस चलेगा, तब तक जेड का पी के अगेंस्ट कोई अधिकार नहीं होता। क्यों? क्यों बताओ, लॉजिक बताओ। अरे ले रखी, दूसरे ने कंसेंट तो दे ही रखा है ना।
क्यों नहीं ले सकता ये बताओ ना, आप हमें लॉजिक बताओ। इसलिए क्योंकि जब हम सब पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, इधर देखो बेटा, तो यहां पे जो नया एग्रीमेंट होता है वो किसके किसके बीच में होता है? किसके बीच में हुआ? बी और जेड के बीच में। जरा बताओ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? इफ नया पार्टनर ये बनता ना बेटा, तो नया एग्रीमेंट यहां बनता। जो पुराना एग्रीमेंट वो जैसे वैसे ही है, उसमें इसका नाम कहीं नहीं आया। तो जब बताए बेटा इस एग्रीमेंट में नाम ही नहीं आएगा तो आपका कोई अधिकार होगा? आपका अधिकार केवल किसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है? तो जो भी अधिकार है किसके अगेंस्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, तो उसका अधिकार किसके अगेंस्ट नहीं होगा? पी के। हाँ, पी के अगेंस्ट कब अधिकार होगा? जब पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद फिर जेड का डायरेक्ट पी के अगेंस्ट अधिकार हो जाएगा। मतलब वो बोलेगा भैया हमारा ओवरऑल में कितने परसेंट शेयर है? 20, बाकी इनको काट के पैसा दो, 20% मेरे को दो। फिर वो डायरेक्ट इन लोग से लड़ाई कर सकता है। लेकिन जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए, मतलब दो अधिकार। इसका अधिकार तब होगा जब फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। इधर देखिए, और डिसॉल्व के समय कौन सा अधिकार होगा जरा बताओ? राइट टू क्लेम बैलेंस ऑफ शेयर प्रॉपर्टी। जो उसका बैलेंस बनेगा वो क्लेम कर सकता है, एज वेल एज, यस। और क्या है बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट जो एक्यूमुलेट है वो क्लेम कर सकता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि नॉट राइट ऑफ सब पार्टनर, सॉरी सब पार्टनर लिखना चाहिए, हमने क्या लिख दिया है? पब लिख दिया है। सब पार्टनर, सब पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं? पहला लिखा है नॉट राइट ऑफ सब पार्टनर। क्या लिखा है? राइट टू, मतलब जो भी नहीं मिलेगा, मतलब अरे बेटा लेगा तो बच्चे, लेकिन किससे लेगा? वो बी से लेगा। मतलब जैसे इनका शेयर रेशियो 50-50 है ना बेटा? अब इस 50 में 20% किसका है? जेड का है। तो बेटा जैसे बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ये जो जेड है डायरेक्ट पी के पास जाकर के नहीं लेगा अपना 20,000 रुपए। ये किससे बोलेगा? भैया लाओ पैसा लाओ। किससे? बी से। क्योंकि एग्रीमेंट किससे किया है? बी से किया है। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके अलावा क्या दे रखा है? दूसरा है बेटा राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे बंदे को कोई भी शंका हो रहा है कि ये दोनों पार्टनर मिलकर के हमें एक बेवकूफ बना रहे, गोलमाल कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है? उनसे भी उनका बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। लेकिन इसका अधिकार यहां पे नहीं होगा। इसका अधिकार क्या होगा बेटा? बी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई हमें आप लोग के विश्वास नहीं है, जो सीए ने ऑडिट करके रिपोर्ट फाइल की है वो रिपोर्ट दिखाइए। मतलब ये डायरेक्ट इसका अधिकार नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का, लेकिन जिससे उसने एग्रीमेंट किया है उससे बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकते। क्लियर होगी बात? चलिए, इसके अलावा राइट टू रिटेन कॉपी ऑफ अकाउंट। इफ ये जो बंदा है ये प्रोफेशनल मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, तो इसे नहीं पता चलेगा ना डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कितना लेना है कितना देना है। तो ये तो किसी एक्सपर्ट से दिखाएगा, किसी सीए से दिखाएगा। तो इसके लिए ये बोल सकता है बी से कि भैया एक कॉपी ऑफ रिकॉर्ड हमें दे दीजिए, एक फाइनेंशियल की कॉपी दे दीजिए, ओके, जिससे हम दिखा करके एक्चुअल पोजीशन को फाइंड आउट कर सके। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा एक बार पढ़ लो, फिर लास्ट पॉइंट माइनर बताते हैं, फिर खत्म करेंगे क्लास। तो आप लोग वैशाली होके जाते हो कि इधर से जाते हो? अच्छा, वो वाला रूट पकड़ते हो। हाँ। यमुना रोड, यमुना बैंक, उसके बाद फिर सिटी सेंटर।
बोले चलिए बेटा नेक्स्ट लिखो। अटेन, मेजॉरिटी, टॉप एडमिशन, कंसेंट, बेनिफिशियरी पार्टनर, फॉर्म। चार बातें इसमें याद रखनी है। इसमें लिखो बेटा राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू एक्सेस right to accept secret सीक्रेट में ई भी रहेगा ना, सीक्रेट ई रहता है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू रिटेन कॉपी ऑफ अकाउंट, राइट टू become as a full-fledged पार्टनर। लिखो बेटा लिखो बेटा
अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइनर पार्टनर के बारे में। बेटा सामने देखिए, माइनर पार्टनर की बात करें तो इसमें हमने 4 बातें बताई है कि जो माइनर पार्टनर होता है इसका मतलब ऐसा पार्टनर जिसने कितनी एज ऑफ मेजॉरिटी, ओके 18 ईयर एज ऑफ मेजॉरिटी कंप्लीट ना कर रखी है। पहली बात, किस समय बेटा, जिस समय वो उसका क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात लिखा है इंटर इनटू पार्टनरशिप विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर से म्यूचुअल कंसेंट लेके इंटर होता है। मतलब सबके सहमति से वो इंटर होता है, अकेले नहीं। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या लिखी है कि ये एज ए क्या होता है बेटा, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब है बेनिफिट के लिए इंटर होता है। बेटा बेनिफिट का मतलब है कि जिस शेयरिंग प्रॉफिट से इंटर होता है, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट के लिए क्या होगा बेटा, इंटाइटल। लॉस होने पे लॉस के लिए बताओ, लाइबल होगा, बट अप टू एक्सटेंट ऑफ, अगली क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, अप टू एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी अमाउंट। मतलब माइनर इसलिए बेनिफिशियरी पार्टनर बोला जाता है क्योंकि माइनर बिजनेस में पैसा तो लगा देता है, बिजनेस में लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है इससे मतलब नहीं। प्रॉफिट हुआ तो वो ले लेगा, लॉस हुआ तो भाई हमारी कैपिटल से काट लो, बट मैं घर से ला करके पेमेंट नहीं करूंगा। बाकी पार्टनर को क्या करना होता है, घर से लाके देना। क्लियर हो गई बात। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखा है टू बेनिफिट ऑफ द फर्म। टू बेनिफिट ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है, नहीं, टू बेनिफिट ऑफ द फर्म मतलब माइनर का इंटर होना फर्म के बेनिफिट के लिए, क्योंकि फर्म के अंदर वो पैसा लाएगा। नहीं बेटा, प्रॉफिट वाली बात नहीं, फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा और जब इन्वेस्ट करेगा तो वो फर्म का बेनिफिट हुआ ना बेटा, उससे फर्म अपने बिजनेस को और स्प्रेड और हाँ स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है। चलिए, तो हमने माइनर पार्टनर में 4 बातें बताई। जिसने 18 साल की एज ऑफ मेजॉरिटी कंप्लीट कर रखी है, किस समय, डेट ऑफ एडमिशन। दूसरा, जो ऑल पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर के म्यूचुअल कंसेंट से इंटर होता है। तीसरा, जो एज ए बेनिफिशियरी पार्टनर होता है। और चौथा क्या है बेटा, बेनिफिट के लिए इंटर होता है। अब इसके 4 राइट्स पढ़ लेते, फिर क्लास ओवर कर देंगे। इधर देखिए बेटा, 4 राइट्स में पहला कौन सा राइट दे रखा है, राइट टू शेयर प्रॉफिट। इसका मतलब है कि माइनर पार्टनर जिस शेयरिंग रेशियो से फर्म के अंदर इंटर्ड हो रहा है, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट के लिए क्या होगा बेटा, इंटाइटल है ना बेटा, तो वो राइट हो गया ना उसका। चलिए, राइट टू शेयर प्रॉफिट मतलब, राइट टू शेयर प्रॉफिट का मतलब माइनर जिस शेयरिंग रेशियो से फर्म के अंदर इंटर्ड हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट के लिए वो क्या होगा बेटा, इंटाइटल। चलिए बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेप्ट। देखो बेटा, माइनर के अंदर लड़कपन होती है तो कभी भी फर्म माइनर को बुक्स, सेक्रेट बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं बताती। हमेशा माइनर को क्या बताया जाता है बेटा, माइनर को बुक्स ऑफ, नॉर्मल जो बुक्स ऑफ अकाउंट है फाइनेंशियल, वो तो माइनर को दिखा दिया जाएगा, बट माइनर को अदर सीक्रेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाया जाता। समझ गए बेटा। चलिए, मतलब क्यों, क्योंकि माइनर दूसरे किसी को अपनी बात बता सकता है। किसी ने एक आइसक्रीम खिला दिया, किसी ने कुछ छोटी मोटी बात कर दी, माइनर पिघल जाएगा। बेटा जैसे आप लोग बच्चे जैसे हो, अब आप लोग क्या है, आप लोग को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अब ये इसको सीरियस मत लेना, मतलब आपके अंदर इमोशनल एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि आपकी ऐसी एज है, आप जल्दी लोगों पे विश्वास कर लोगे। हम लोग क्या है, हम लोग सोच के समझ, क्योंकि हम लोग की एज ज्यादा हो गई, कौन अच्छा है कौन बुरा है उसके बिहेवियर से, आपके अंदर सामने किसी कोई एक आकर के थोड़ा सा रोने लगेगा, आप सोचोगे सही बोल रहा है, तुरंत इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि आपकी गलती नहीं, आपकी एज की गलती है। तो इसलिए वही चीज जब भी लॉ बना तो लॉ के अंदर ये चीज मेंशन की गई। क्या मेंशन की गई कि भाई माइनर को बुक्स ऑफ नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन है वो तो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सीक्रेट बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। चलिए,
इसके अलावा राइट टू रिटेन, बेटा जैसे माइनर के अंदर कॉमर्स बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं है, माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट देख करके एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है कि भाई हाँ कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है बेटा, वो उसकी कॉपी ऑफ अकाउंट ले सकता है, उसको किसी सीए से दिखा करके हाँ उसको अब एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा राइट टू बिकम एज ए फुल फ्लेज पार्टनर, देखो बेटा माइनर जब तक माइनर रहता है तब तक ये बेनिफिशियरी पार्टनर होता है, लेकिन जब वो 18 साल की एज कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, बेनिफिशियरी फुल फ्लेज पार्टनर। उसके बाद राइट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया बेटा, आज हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ाए। पहला हमने एक्चुअल पार्टनर पढ़ाया, इसका मतलब 3 बातें, जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, जो रिटायरमेंट के समय जिसे पब्लिक नोटिस इशू करनी होती है, तीसरी बात जो कि फर्म के डिसॉल्व होने पे पर्सनली क्या होता है, लायबल। फिर हमने बताया स्लीपिंग, 3 बातें, जो पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसे पब्लिक नोटिस इशू नहीं करने की जरूरत होती बट पर्सनली लायबल होता है। फिर हमने बताया तीसरा नॉमिनल, ऐसा बंदा जो अपना नाम फर्म को लेंड करता है फर्म की गुडविल को बढ़ाने के लिए, लेकिन न ही वो कैपिटल लगाएगा, न ही शेयरिंग प्रॉफिट होगा, हाँ नहीं लॉस में भी नहीं, पर्सनली जब सब कुछ फर्म के डिसॉल्व होने के बाद वो भी पर्सनली क्या होता है, लायबल। अच्छा बेटा उसमें नहीं लिखाया कि जो पार्टनर क्या बोला हमने कि पर्सनल लायबल, नॉमिनल जो पार्टनर होता है ना उसे भी पब्लिक नोटिस इशू करना होता है, क्योंकि उसको लोग जानते हैं ना बेटा, समझ रहे हो ना, नॉमिनल जो पार्टनर होता है उसे भी पब्लिक नोटिस इशू करना होता है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं उसके बारे में, तो वो जब छोड़ेगा तो उसे पब्लिक नोटिस करके छोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर हमने क्या बताया बेटा, इसके बाद इनकमिंग है तो बहुत न्यू पार्टनर को बोलते हैं, जो ऑल पार्टनर के कंसेंट से इंटर्ड हो, और दूसरी बात है जिस दिन इंटर्ड हुआ उसके पहले के डेप्ट के लिए वो लाइबल ना हो। क्लियर? फिर बेटा हमने क्या बताया, आउटगोइंग पार्टनर। बेटा आउटगोइंग का मतलब जो फर्म से लीव छोड़ देता है और फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यू रखे। हाँ आउटगोइंग पार्टनर में डेथ का पार्टनर है तो उसे पब्लिक नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं। गुड गुड। फिर उसके बाद हमने क्या बताया बेटा आप लोग को, 28 में बताया हमने आपको सब स्टॉपेल पार्टनर, स्टॉपेल या होल्डिंग आउट, जब कोई पर्सन या कोई पार्टनर, 2 बातें, जब कोई पार्टनर किसी पर्सन को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करे, ओके बेटा, और टू थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी फेथ करके कोई डील कर ले, तो यहाँ पे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग आउट पार्टनर। और कोई भी डेप्ट के लिए होल्डिंग आउट पार्टनर और जिस पार्टनर ने प्रेजेंट किया उसके लिए फर्म लाइबल नहीं होगी, वो खुद लाइबल हो। इसके बाद हमने क्या बताया बेटा, होल्डिंग आउट के बाद 29 सब पार्टनर, जहां पे कोई भी फर्म का एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर का कुछ भाग किसी आउटसाइडर को, किसी पर्सन को सेल आउट करे विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, है ना, उसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सब पार्टनर। सब पार्टनर के राइट तभी 2 होंगे जब फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। जब तक फर्म चलती रहेगी उसके कोई राइट नहीं। राइट क्या होगा बेटा, शेयर प्रॉपर्टी क्लेम करना, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। राइट क्या नहीं होगा, शेयर प्रॉफिट, एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट और राइट टू रिटेन कॉपी ऑफ अकाउंट। फिर हमने माइनर बताया। ओके बेटा, यहां तक कर लो। माइनर कंप्लीट नहीं हुआ है।